स्टूडेंट्स, मैं सुनीता यादव SK यादव क्लासेस में आज आपको इस वीडियो के अंदर लेसन 2 का पार्ट सेकंड करवा रही हूँ। लेसन 2 का नाम है राजा किसान व नगर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले भारत के बारे में बताया था कि भारत के अंदर पहले 16 महाजनपद थे। उनमें कुछ शक्तिशाली महाजनपद थे और कुछ कमज़ोर महाजनपद थे। जो महाजनपद थे उनकी विशेषताएं क्या थी और शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें मगध का भी नाम था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद में गिना जाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? इस पर 4 वंशों ने राज किया। शिशुनाग वंश पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा जो है मौर्य वंश। 6वीं शताब्दी के आसपास ही मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। बाकी महाजनपदों की बजाय मगध जो है शक्तिशाली महाजनपद था। जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें सबसे मुख्य में गिना जाता था। मगध के विकास के साथ साथ जो 3 वंश हुए पहले, इनके राजा इतने मजबूत नहीं हुए और जो इसमें सबसे मुख्य माना जाता है वो है मौर्य वंश। जैसे कि मैंने अभी बताया, मगध पर 3 वंशों ने राज किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश व आखिरी था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 321 ईस्वी पूर्व। जो नंद वंश के शासक धनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी मौर्य वंश की, जिसमें कौटिल्य का अहम योगदान था। मौर्य साम्राज्य का जो फैलाव था वो मगध से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी मौर्य साम्राज्य का जो एरिया था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। और यहाँ तक कि जो चंद्रगुप्त के बाद जो उसका पोता अशोक बैठा था, उसके टाइम में तो कलिंग तक मौर्य साम्राज्य फैल गया था, क्योंकि कलिंग को विजय कर लिया था। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। मौर्य साम्राज्य का जो फैलाव था वो ये मगध है, इधर यहाँ से लेकर ये सारा एरिया ये मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। बाद में जो उड़ीसा का एरिया है, जो आधुनिक उड़ीसा बोला जाता है, उस समय कलिंग बोला जाता था, इसको भी मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था अशोक के टाइम में। तो इतने बड़े क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का शासन था। अब ये सोचने की बात है कि उस समय इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाला जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि इसको 4 जो राजधानियाँ बनाई हुई थी। मुख्य राजधानी मगध के अंदर थी जो पाटलिपुत्र थी। उसके अलावा 3 अलग राजधानियाँ थी, अलग अलग क्षेत्र में जिसका कंट्रोल था। नेक्स्ट जो है जो मौर्य वंश इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, इसकी बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती, कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहला जो स्रोत है वो है मूर्तिकला। उस समय के जितने भी मंदिर और मूर्तियाँ मिली हैं उनसे हमें उस काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो सेकंड आता है वो है समकालीन रचनाएं। जैसे कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। जब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में, उस समय सैल्यूकस के अंडर दिया था सारा क्षेत्र, जो भी सिकंदर के द्वारा जीता गया था। तो इस सैल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये करीब 5 साल तक भारत में रहा, 302 से 298 ईस्वी। और इसने उस समय भारत के बारे में जो भी जाना, जो भी समझा, वो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। इंडिका एक मौर्य काल के बारे में अहम जानकारी देती है हमें। दूसरा जो विशेष है वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य, जैसे कि मैंने बताया था, मौर्य काल की जो स्टार्टिंग थी वही चाणक्य के द्वारा हुई थी, क्योंकि
जो नंदवंश के शासक थे उनकी एक बार चाणक्य ने किसी बात को लेके बेइज्जती कर दी थी और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उस समय चाणक्य ने फिर अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसमें राजा के कर्तव्य, राजा और प्रजा का संबंध, एक अच्छे राजा के क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या चीज़ें राजा को सुदृढ़ रखनी चाहिए, अपना प्रशासन कैसे फैलाना चाहिए, गुप्तचर विभाग की क्या कार्य होने चाहिए, जो राजा की न्याय प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा शक्तिशाली राज्य कैसे बनाया जा सकता है, ये सभी चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं। आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी इस बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो अन्य तथ्य हैं वो है जैन व बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथ। जैसे कि हम बौद्ध धर्म, जब ये 16 महाजनपद थे उनमें शाक्य मुनि, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि शाक्य वंश से संबंधित था और उसी समय का टाइम पीरियड वही था। तो इनके जो ग्रंथ हैं, बौद्धकालीन जो ग्रंथ हैं, जिनमें त्रिपिटक आते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक, 3 पिटक हैं। इनके अंदर मौर्य काल की हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो पिटक लिखे गए वो तीनों बाद में लिखे गए। महात्मा बुद्ध की जीवन काल में कोई भी शिक्षा लिखित में नहीं हुई, लेकिन उनके बाद में वैशाली में ये सभी पाली भाषा में लिखे गए और इन ग्रंथों के अंदर हमें मौर्यकालीन काफ़ी जानकारी मिलती है। ऐसे ही जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं अंग, उनके अंदर से भी हमें जैन मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो अहम माने जाते हैं वो है अशोक के शिलालेख। अशोक के समय के भारत के अंदर काफ़ी शिलालेख मिले हैं जो ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं या जो 4 उनकी राजधानियाँ थी उनमें मिले हैं। इस तरह से जितने भी शिलालेख मिले हैं वो पाली या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो उस समय की लोकल लैंग्वेज थी और उनमें राजा के बारे में, राज्य के बारे में, उनके आदेशों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमें काफ़ी कुछ शिक्षाएँ मिलती है। इसलिए जब ब्राह्मी लिपि पढ़ी जा चुकी थी तो उसके बाद हमें बौद्ध धर्म की या मौर्यकालीन राजा अशोक के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है इनसे। मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो कैसे फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ साम्राज्य था। इसका मैंने अभी मैप दिखाया आपको। इसकी जो मेन कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी और बाकी पूरे जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तक्षशिला जो पश्चिम में पड़ता था, पश्चिम एरिया को संभालता था। नेक्स्ट जो प्रांत था वो था उज्जैनी, साउथ के अंदर था, मिड साउथ तोसाली और स्वर्णगिरी जो आधुनिक कर्नाटक है उसके लिए पॉपुलर था। इसका जो क्षेत्र था, इसके जितने भी अभिलेख मिले हैं अफ़गानिस्तान से लेके साउथ तक और कलिंग तक सभी मिले हैं। इनका इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। तो इसमें 4 राजधानियां बनाने का क्या मतलब था। इसमें ऐसा माना जाता है कि ताकि राज्य पर अच्छे से कंट्रोल रहे और जो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों जो है व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, इसलिए बाहर से भी व्यापारी जो आते जाते थे लोग, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी थे। स्वर्णगिरी इसलिए पॉपुलर माना जाता है कि वहाँ पर सोने की खानें थी। पूरे भारत के अंदर जो सोना था वो स्वर्णगिरी से ही आता था। आगे आता है साम्राज्य का जो सैनिक संचालन था वो कैसे होता था। मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसमें भी 7 भाग थे, मुख्य 4 स्तंभ थे। उसके अलावा पहला, प्रशासन के 4 स्तंभ: वंशानुगत राजपद, परोपकारी राजा, प्रजा के कल्याणकारी, गुप्तचर प्रणाली, 4 प्रांतों में विभाजन व परिषद का परामर्श, कृषि, व्यापार व वाणिज्य। ये मुख्य वो अंग हैं जो एक राजा के लिए ज़रूरी है। और इसमें फिर अलग अलग से डिपार्टमेंट बांटे हुए थे। इसमें अभी जो मैं बता रही हूँ ये है सैनिक प्रशासन। जो इतनी बड़ी सेना थी मगध के पास, मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था, वो सेना के आधार पर माना जाता था। 6 लाख से भी अधिक पैदल सैनिक थे
और इतनी बड़ी सेना का संचालन वो लोग कैसे करते थे। ऐसा माना जाता है एक समिति बनाई हुई थी, 30 सदस्यों का एक सैनिक बोर्ड था, जिसके अंदर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और हर पार्ट के अंदर 5-5 मेंबर होते थे और जो उनकी पूरी वो करते थे। जैसे कि इसमें ये मैंने दिखाया है, साम्राज्य का संचालन भूमि व नदी दोनों मार्गों से होता था, यानी पैदल भी करते थे और नदियों को भी यूज में किया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें 6 उप समितियाँ थी, जिसमें मैंने अभी बताया 30 समिति में 30 मेंबर होते थे, उप समितियों में 5-5 मेंबर होते थे। पहली जो उप समिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी, जैसे कि ये लिखा हुआ है नौसैनिक बोर्ड। दूसरी जो समिति थी वो खान पान व यातायात का संचालन देखती थी, परिवहन आपूर्ति व सेना के लिए खान पान आने जाने की सुविधा। तीसरी जो उप समिति थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। जो पैदल सैनिक है उसमें 6 लाख सैनिक थे, उनका पैदल सैनिकों की ये पूरी देख रेख करती थी। चौथी जो थी अश्वारोही सैनिक, इसमें 30,000 के करीब जो अश्वारोही सैनिक थे उनका संचालन करते थे। 5वीं रथ में 8,000 रथ थे इसकी सेना के अंदर, मगध की सेना के अंदर, उनका संचालन करते थे। 5वीं रथ का संचालन कर 6ठी जो उप समिति थी वो हाथियों की, गज सेना थी, 9,000 के करीब हाथी माने जाते हैं उसमें मौर्यकालीन सेना के अंदर, उनका संचालन। इस तरह से ये पूरी समिति 30 सदस्यों की 6 उप समितियाँ थी जो पूरे सेना का संचालन करती थी और इसी वजह से मौर्यकालीन जो सेना थी वो काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का मैप दिखा रही हूँ मैं। इसमें ये देखो, यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान, काबुल से होते हुए पूरा ये सारा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में मिला हुआ था, कलिंग को छोड़ के। कलिंग को भी बाद में अशोक के टाइम में मिला लिया गया। जो हम अशोककालीन जो शिलालेख और अभिलेख का जिक्र किया मैंने, वो ज़्यादातर बौद्ध सारनाथ में जो स्तंभलेख, गया, सांची, प्रयाग, उज्जैनी और इधर अफ़गानिस्तान में भी 1-2 जगह इसके शिलालेख मिले हैं। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उसके पीछे इतने कम समय में ही इसका पतन कैसे हुआ। मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, लिखित जो भी हमें पुस्तकें मिली हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और ये सिर्फ पतन का जो टाइम माना जाता है इसका करीब 150 साल ही चल पाया और जल्दी ही समाप्त हो गया। इसके पीछे सबसे जो अहम कारण माना जाता है वो अशोक का बुद्ध धर्म अपनाना है और दूसरी शताब्दी तक आते आते मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था और नए नए जो भारत के अंदर रजवाड़े या नए नए महाजनपद बन गए थे। उसमें जो अहम कारण माना जाता है महात्मा बुद्ध का नशोरी, अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसको फैलाने के लिए क्या क्या कार्य किए। अशोक ने अपने साम्राज्य में पूरे में बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की। उसको धर्म प्रचार के लिए शिलालेख लगवाए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह रास्तों में, और वैसे भी शिक्षाओं को जो सारनाथ, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित मुख्य क्षेत्र थे, उन सभी में शिलालेख बनवाए जिससे कि आम लोगों तक इनकी शिक्षाएं पहुंच पाए और पाली भाषा में लगवाए ताकि हर व्यक्ति उसको समझ पाए। जो अशोक के धर्म के सिद्धांत थे वो सार्वभौमिक थे, जो सभी के लिए बराबर था। जो समाज के अंदर ऊंच नीच थी या पावर डिस्ट्रीब्यूशन था उसका कोई स्थान नहीं था। धर्म एक तरह से ऐसे नियमावली था जो सभी के लिए बराबर था। बड़ों का आदर करना, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना, सेवकों व दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों को बराबर मानना, ये अशोक के धर्म की मुख्य बातें थी। अशोक ने बुद्ध धर्म फैलाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। पहले जब स्टार्ट में गद्दी पर बैठा था अशोक हिंदू धर्म ही मानता था, लेकिन महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म को फैलाने के लिए एक स्पेशल से, एक अलग से व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसको महामात्य कहा गया,
जिसका काम ही होता था धर्म से संबंधित सारे कार्य करना। धर्म को किस तरीके से फैलाया जाए, धर्म की सीमाएं थी, शिक्षाएं थी, वो हर जगह पूरे साम्राज्य में शिलालेखों पर लिखवाई गई। हर तरह से लोगों को भाषणों के द्वारा वैसे समझाई गई ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैलाने की कोशिश की गई और अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री दोनों को जो है श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कई देशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। इसमें संघमित्रा और दोनों बहन भाई कई सालों तक बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। यानी अशोक का बौद्ध धर्म फैलाने में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज की जो वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में इसमें जो चैप्टर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करूँगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो डालिए ताकि मुझे पता चल पाए। थैंक यू।